हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी जीडीपी होने के बावजूद क्यों हमारे देश में इतनी सारी भुखमरी, इतनी सारी गरीबी और इतनी सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है? इसकी बहुत बड़ी वजह है अशिक्षा। क्योंकि जब आदमी शिक्षित नहीं होता है तो वो जो उसके पास रिसोर्सेज होते भी हैं उनका सही उपयोग करना नहीं जानता है। उसे लगता है कि पैसा होने का मतलब है कि आपके पास अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए, आपका घर सुंदर बना होना चाहिए। वो कभी ये नहीं ध्यान देता कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा भी सस्पिशियस लग रहा है कि आपकी तबीयत गड़बड़ है तो आपको हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, या बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ों को लोग नेग्लेक्ट करने लगते हैं। तो इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार बहुत कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि कैसे गरीबी और अशिक्षा को दूर किया जाए, लेकिन कुछ हद तक हम लोग खुद उसका साथ नहीं दे रहे हैं। बड़ी वजह ये है, अच्छे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते। वहाँ पे वैसा इंसान पहुँचता है अपने बच्चे को लेकर के जिसका सरकार के ऊपर या समाज के ऊपर कोई खास दबाव नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर वहाँ पे कोई असुविधा भी होती है तो कोई वो बात सरकार तक पहुँचा नहीं पाता और ना ही सरकार को कोई घेरे में ला पाता है। हम लोग जब देखते हैं कि किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई है या छतें टपक रही हैं तो पूरा दोष सरकार को देते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन वो शिक्षक जो स्कूल में पचासों हजार रुपए पाते हुए भी बैठे रहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, वो कहाँ से आए हैं? क्या सरकार ने उन्हें किसी फैक्ट्री में तैयार किया है? बिल्कुल नहीं। वो आप में और हमारे बीच से ही गए हैं। वो वही हैं जो हम और आप हैं, वो कहीं अलग से नहीं आए। हमारी ही कमी है कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाना नहीं चाहते। जहाँ अपने बच्चों की बात होती है, हम अपने क्षमता के हिसाब से जो सबसे अच्छा स्कूल होता है वो ढूंढते हैं। जब दूसरे के बच्चों को पढ़ाने की बात होती है तो अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छी से अच्छी सुविधाएं होते हुए भी हम उन्हें पढ़ाने में कंजूसी और कुताही करते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर हो सके तो अगर आप कोई टीचर हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब के सब ऐसे ही होते हैं। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है इसलिए, और कुछ लोग तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको एक वर्ल्ड लेवल पे भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। लेकिन अगर आप टीचर हैं तो प्लीज़ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाइए। अगर आप प्राइवेट टीचर हैं तो फिर भी आप मेहनत कीजिए बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि केवल हमें उन्हें पढ़ाना नहीं है, हमें उन्हें एक जैसे आप कह सकते हैं कि अपने देश के लिए मानव संसाधन विकास का कार्य कर रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ा संसाधन किसी देश का उसकी जनसंख्या होती है। चाइना जैसे देश ने इतनी सारी पॉपुलेशन को होते हुए भी इतनी ग्रोथ कैसे कर ली? उसने अपनी जनसंख्या को मानव संसाधन में बदल लिया। एक तो होता है आपकी जनसंख्या आपकी लायबिलिटी है। जैसे कि अक्सर आप कहते हैं कि किसी चीज़ के दाम इतने ज़्यादा क्यों हैं, यहाँ पे इतनी गरीबी और भुखमरी क्यों है, तो आपकी सरकारें, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक सरकार की बात कर रही हूँ। सरकारें बदलती रहती हैं, देश वही रहता है, जनता वही रहती है। तो आपकी सरकारें क्या कहती हैं, देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम कैसे सबको दे सकते हैं? लेकिन चाइना में ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या उनके ऊपर आश्रित नहीं है, वो उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या को अपने मानव संसाधन के रूप में विकसित कर लिया है। मानव एक संसाधन है, ना कि हमारे ऊपर एक बोझ है। अगर हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर हम अपने घर की लड़कियों, अपनी महिलाओं को कोई भी दिक्कत होने पर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे, उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट दिलाएंगे, अपने घर के सभी लोगों का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे। अच्छी चीज़ों से मतलब ये नहीं है कि आप कितना महंगा फूड खाते हैं, आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करके खाते हैं। अच्छे फूड का मतलब ये होता है जो आपके लिए सुपर फूड्स और जो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अगर आप गांव में रहते हैं मेरी तरह, तो आप इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि हमारे आसपास ही ऐसी चीज़ें बहुत सी हमें फ्री में मिल जाती हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि मैंने अपने घर में एक छोटा सा गार्डन तैयार किया हुआ है, वहाँ पे हमें बहुत से अच्छे फल मिल जाते हैं। पीछे आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें गांव के लोगों को तो बहुत मिल जाती हैं। फिर हमारे गांव क्यों पीछे हैं?
आखिर शहर में जिन चीज़ों को पाने के लिए लोगों को हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जब वही चीज़ें हमें गाँव में फ्री मिल रही हैं, फिर क्यों हम गाँव में हमारा जो स्वास्थ्य है वो शहर के लोगों के मुकाबले कम है, या हमारी शिक्षा उनके मुकाबले कम है। गाँव में इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, इसलिए क्योंकि हम उन चीज़ों को अपने ऊपर बोझ की तरह लेते हैं, ना कि हम उसे एक अच्छे से उन्हें मैनेज करके उन्हें संसाधन विकास के तौर पे लें। तो इसलिए और एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत से लोग क्या हैं, बहुत से पेरेंट्स के अंदर ये एक छोटी-सी कमी होती है कि अपने बच्चों को मोबाइल लिए देखकर उनका तुरंत खून खौल जाता है। देखिए, हम लोगों ने जिस टाइम पे कोरोना आया, अ, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं तब एसएससी की तैयारी कर रही थी। तो अगर मेरे पास फ़ोन ना होता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। हम लोग बिल्कुल दुनिया से दूर हो चुके थे। बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि पूरी की पूरी पढ़ाई रुक चुकी थी। यहाँ तक कि अभी जो लेटेस्ट 1-2 साल में जितने भी यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टॉपर रहे हैं, उन सबका अगर आप जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, तो उन्होंने सब ने बताया है कि क्योंकि कोचिंग बंद हो चुकी थी, हम पूरी तरीके से ऑनलाइन रिसोर्सेज पे पूरा ऑनलाइन रिसोर्सेज पे ही हम बेस्ड पढ़ाई हमने की है। तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल केवल और केवल बेकार के काम करने या पबजी खेलने के लिए ही नहीं यूज़ होता, पढ़ाई के लिए भी यूज़ हो सकता है। लेकिन बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए, उन्हें अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। असल में क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चे, जबकि घर वाले देख रहे होते हैं कि बच्चे रोज़ दिन भर में 2-3 स्टेटस लगा रहे हैं और सॉरी फेसबुक पे अपना चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई ऑनलाइन रिसोर्स के बारे में बता दें पढ़ाई का, तो वो तुरंत ये बोलेंगे कि ऑनलाइन रिसोर्स से कैसे पढ़ाई हो सकती है, अब इसमें तो टाइम वेस्ट होगा, ऐसे तो आंखें ख़राब हो जाएंगी। पर जबकि उतना ही टाइम आपका बच्चा गेम खेलने में, स्टेटस अपडेट करने में, इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने में वेस्ट कर रहा है। तो मोबाइल को इतना भी ख़राब मत समझिए। अगर आपका बच्चा उस पे पढ़ना चाहता है तो पढ़ते रहिए। बहुत से मेरे जैसे चैनल्स हैं, मेरे जैसे टीचर्स हैं, मैं अपने ही को कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपने बच्चे को 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भेजते होंगे कोचिंग में, या 100-200, 400 रुपए एक सब्जेक्ट के देते होंगे, शहरों में तो हज़ारों रुपए देते होंगे। वो पूरा कंटेंट यूट्यूब पे आपको फ्री मिल रहा है और बहुत ही कम चार्जेस आप उन्हें कह सकते हैं। अगर आप अपने नेट का खर्च देख रहे हैं, तो मुश्किल से 200 या 300 रुपए में आपकी पूरी पढ़ाई हर सब्जेक्ट की हो सकती है यूट्यूब से। तो इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं हो सकती या फिर मोबाइल से पढ़ाई नहीं हो सकती, या आप अपने बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी मत समझिए। बहुत अच्छे नागरिक ये बन सकते हैं अगर आप थोड़ी सी इनकी केयर करते हैं। तो इसी तरह के और मोटिवेशनल और पढ़ाई से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सौम्या मैथ्स क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी बताने की। आज मैं पढ़ रही थी तो कई चीज़ों में मैंने देखा कि हमारा देश काफ़ी कुछ मामलों में पीछे है, जबकि हम मॉनिटरी अब हम काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे लेना चाहिए आप लोगों के साथ में कि क्यों, इसकी क्या वजह है, क्योंकि हम अपनी उतनी ज़्यादा अपनी जड़ों पर फोकस नहीं करते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं अच्छी चीज़ों की। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।